तू डाल डाल मैं पात पात। इस कहावत को चरितार्थ करने में जुटा है साहित्यिक समाज, बुद्धिजीवियों का समाज, और हमेशा से ही करता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर क्या आई? कुछ दिनों पहले बहुत गुपचुप तरीके से भारतीय डाक विभाग द्वारा जो रजिस्टर्ड बुक पैकेट की व्यवस्था थी, जिसमें बहुत छोटी छोटी पत्रिकाएं 2-3 रुपए से लेकर 15-20 रुपए 25 रुपए तक में बहुत मोटी मोटी पुस्तकें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती थी, उसे बिना किसी तरह की घोषणा के डाक विभाग ने बंद कर दिया। जब लोग पुस्तकों को, पत्रिकाओं को प्रेषित करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचे, तब लोगों को मालूम हुआ कि यह व्यवस्था तो बंद हो चुकी है और अब रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही इन्हें भेजा जा सकता है, जिसमें बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। उसके बहुत बाद 2-4 लाइनों में लिखा हुआ एक समाचार प्रकाशित हुआ कि यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जो लघु पत्रिकाएं हैं वह कैसे चल पाती हैं? लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो ई पत्रिकाएं हैं, ई पेपर हैं, उनका चलन काफ़ी जोरों से बढ़ रहा है और अब पूरे समाज में विचार के प्रसार के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए यह मंच बहुत कारगर साबित हो रहा है और अभी शुरुआत है। भविष्य में इसका बहुत अच्छा उपयोग और होगा। सादर नमस्कार, मैं हूँ राजा अवस्थी और नवगीत धारा की नई श्रृंखला पुस्तक संसार से में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे ई पत्रिका कल्प के प्रवेशांक पर। अंशु त्रिपाठी के संपादन में कल्प का प्रवेशांक आया है और यह बाकायदा ISBN नंबर से प्रकाशित हुआ है। अभी यह जनवरी फरवरी मार्च 2025 का प्रवेशांक है। इसकी संपादक हैं अंशु ओझा त्रिपाठी। इसमें यदि हम देखें तो 28 शीर्षकों में सारी सामग्री बांटी हुई है। एक क्रम की बात करें तो देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च जनवरी एकदम ठिठुराने वाली ठंड का महीना होता है। फरवरी भी ठंड का ही मौसम है, ठंड की ही ऋतु में आता है। तो शीत पर लेकर शीत को केंद्रित करके इसमें काफ़ी रचनाएं हैं। पहली रचना सुरेश चौधरी की शिशिर ऋतु पर है। इसके बाद गेंदामल कलसी की एक्सपायरी डेट, इस शीर्षक से डॉक्टर ललित का, जो NBT के संपादक हैं, बहुत शानदार व्यंग्यालेख है। मौसमी खिजा गरिमा जोशी पंत की एक कविता है और साइबर अपराध भारत के खिलाफ युद्ध, इस शीर्षक से मनीष शर्मा ने बहुत शोधपरक आलेख लिखा है। दिल्ली में ठंड एवं वायु प्रदूषण। हम सबको पता है कि ठंड के दिनों में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ जाता है। तो इस पर सुनील कुमार, जो मध्य प्रदेश चिरमिरी के हैं, एक अच्छा आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने उसके उपाय भी बताए हैं, कारण भी बताए हैं। और जैसा कि हमने बात की कि यह शीत ऋतु विशेषांक है, तो शीत ऋतु में गठिया के मरीजों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो गठियावात ठंड में आम समस्या, रोकथाम एवं उपचार, इस शीर्षक से निरुपमा मिश्रा का एक आलेख है। और अब ऋतु आई शीत, भंवरलाल कुमावत भंवर की कविता। सुधियों के कैनवास, श्रवण कुमार उमलिया का आलेख है। यहाँ पर आपको बताएं कि बापू और वह, इस शीर्षक से अशोक शर्मा की एक शानदार कविता है। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और बहुत विचारपरक कविता है, बहुत संवेदना में डूब कर लिखी गई कविता है।
रत्नेश त्रिपाठी ने भी क्या आपको ठंड ज़्यादा लगती है, इस विषय पर एक अच्छा आलेख लिखा है, जिसमें ठंड लगने के कारणों पर इस आलेख में बताया गया है कि बहुत अधिक ठंड लगना सामान्य नहीं है, यह असामान्य है, यानी यह किसी खतरे की घंटी हो सकती है और उससे बचने के उपाय भी इस आलेख में दिए गए हैं। सत्यवती शुक्ला ने पंजीरी, जिसे आप जानते हैं अक्सर प्रसाद के रूप में बहुत उपयोगी माना गया है, यह बहुत पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी है, तो इसको बनाने के विषय में सत्यवती शुक्ला ने बताया है। और रूप कुंड की ओर कौशल उपरेती का एक यात्रा वृत्तांत है, बहुत शानदार, बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें और बहुत सारी जानकारियां तो रोचक हैं जिन्हें हम आगे बात करेंगे। जिन पर आह जिंदगी निधि नित्या का एक ऐसा आलेख है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, यह हमें बहुत प्रेरणा देने वाला आलेख है। फैशन जगत में अंधी दौड़, हरे चने का निमोना, हाइपोथर्मिया जैसे कुछ अच्छे आलेखों के साथ ओम प्रकाश नौटियाल की भी एक कविता है, वह भी सर्दी पर केंद्रित है। और डॉक्टर अखिल जैन ने भारत में समलैंगिक विवाह का जायजा लिया है। पद्मनाभ गौतम की शानदार गजल है, इसे हम आपको सुनाएंगे भी आज इसमें। और रश्मि शर्मा ने बोटॉक्स चिकित्सा पर कुछ बात की है। पूजा गुप्ता ने मधुर संगीत हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, यह पेड़ पौधों तक को कितना प्रभावित करता है, इस बात को रेखांकित करता हुआ एक अच्छा लेख है। विजयानंद विजय, जो नालंदा बिहार से हैं और वहाँ एक विद्यालय में प्राचार्य हैं, सर्दी की धूप पर एक उनकी अच्छी कविता है, जरूर पढ़िएगा आप इसको। अद्वैत ध्यान के अनुभव में सुरेश सारस्वत, अनिला द्विवेदी तिवारी ने ये मौसम कुछ बेईमान है, बच्चों के लिए ठंड से बचने के उपाय, और दिनेश तिवारी उपवन की कविता का शीर्षक ही है प्रकाशनार्थ कविता। अब यह शीर्षक कैसे आया ये तो पढ़कर ही पता चलेगा। मानव वन्य जीवन संघर्ष, मानव सभ्यता पर गहराता संकट, सर्वेश सिंह का यह लेख है, और जिसमें पिछले काफ़ी समय से मानव जीवों, वन्य प्राणियों और मनुष्य के बीच जो आपसी संघर्ष है, हम सब जानते हैं हमारी आबादी का दायरा बढ़ता जा रहा है और वन्य जीवों का जो क्षेत्र है, जंगल है, वो सिमटते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष आम बात है। मनुष्य भी उनका शिकार कर रहा है और विवश होकर वे भी आबादी की ओर बढ़ते हैं, तो एक संघर्ष लगातार चल रहा है। और अंत में है डॉक्टर मुकेश असीमित की रचना मैं नहीं। इस तरह 28 रचनाएं हैं कल्प के प्रवेशांक में। पहली कविता शिशिर ऋतु, यह कुछ गीतनुमा कविता है, कोलकाता के सुरेश चौधरी की लिखी है। और जो हमने बात की थी गेंदामल कलसी, यह डॉक्टर लालित ललित का शानदार व्यंग है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ते हुए इसे बहुत आनंद आएगा। और मनुष्यों के चरित्र पर एक अच्छा व्यंग है ये। और जो दूसरी रचना है इसमें, तीसरी, मौसमे खिजा, फिर कभी खेलने लगेगी आँख में चौड़ी शरारतें, लोग बात मनोहार करेंगे वही उजला रंग दिखाने को, कभी मानेगी कभी जीप चिढ़ा भाग जाएगी, दिन भर की अटखेलियों के बाद जल्दी से थक आसमान के चौड़े सीने पर सिर रख घनी काकुल फैलाकर सो जाएगी, लोग गुड़ की डली दबाए उसकी बातें भूनेंगे अलाव पर, जुल्फें बढ़ने लगी हैं उसकी, कदमों की आहट भी सुनाई देती है कभी कभी, आने को है मौसमे खिजा। इंदौर मध्य प्रदेश से गरिमा जोशी पंत की कविता का यह अंश है। और जो हमने बात की थी साइबर अपराध, भारत के खिलाफ युद्ध, इसमें कई आंकड़े दिए हैं इस आलेख के लेखक मनीष शर्मा, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने बताया है कि ये अपराध किस गति से बढ़ रहे हैं, जिससे भारत की
जो आर्थिक स्थिति है उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यह अंदेशा है कि क्या इस तरह के अपराध भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में लड़े किए जा रहे हैं, और इस बात की संभावना पूरी हो सकती है। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर जो आलेख पर हमने बात की थी वह छत्तीसगढ़ के सुनील कुमार का है, चिरमिरी से रहते हैं ये। इसमें उन्होंने एक खास बात कही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है, इसमें जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार निहित है। लेकिन हम देखते हैं लगातार असुरक्षित उद्योगों की प्रगति, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम न किए जाना, और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनकी लापरवाही के कारण मनुष्य का यह अधिकार लगातार, मनुष्य अपने इस अधिकार से लगातार वंचित होता जा रहा है, वंचित हुआ है। तो इस विषय पर बहुत सारे आंकड़ों के साथ सुनील कुमार बहुत स्पष्ट बातें करते हैं। गठियावाद ठंड में आम समस्या, रोकथाम एवं उपचार पर बहुत सारे कारणों को, गठियावाद के प्रकारों को बताने के साथ साथ इसकी रोकथाम के उपाय और उपचारों पर बात करती हैं निरुपमा मिश्रा, जो लखनऊ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। और अंत में ये भी लिखती हैं कि गठियावाद ठंड के दिनों में होने वाली आम समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे सफल रोकथाम और उपचार है। और फिर भंवरलाल कुमावत भंवर की कविता अब ऋतु आई शीत, ग्रीष्म वर्षा हुई विदा अब ऋतु आई शीत, किटकिट करते दांत भी गाते इसके गीत। शीतकाल में चल पड़ा सर्द हवा का दौर, धीरे धीरे बढ़ रहा इस सर्दी का जोर। सर्द हवा जब से चली गिर गया तापमान, जीवन जगत भी शीत में रख रहा तान मन। यह भंवरलाल कुमावत ने दोहों की शक्ल में अपनी इस कविता को लिखा है। शक्ल में इसलिए कह रहे हैं कि अभी इनको बहुत जगहों पर इसमें गड़बड़ियां हैं। दोहा छंद में यदि लिखना है तो दोहे के कुछ नियम हैं, उसका कुछ व्याकरण है, उसका ध्यान रखते हुए देखें। दोहा सुनने में, पढ़ने में बहुत आसान विधा लगती है। ऐसा लगता है कि दोहा बहुत सरलता से लिखा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। यदि उसकी लय को, उसकी मात्राओं को आप साथ लें तो लिख सकते हैं। लेकिन कविता सिर्फ मात्राओं और व्याकरण का ज्ञान नहीं है। दोहे को कविता होने के लिए उसका कथ्य बहुत महत्व रखता है और उस कथ्य को कहने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से ध्यान रखनी होती हैं और हम भंवरलाल जी से भविष्य में बहुत अच्छे दोहे निश्चित रूप से सुनेंगे। और सुधियों के कैनवास से इस शीर्षक से एक इसमें कहानी है और यह कहानी बहुत भीतर तक छूती है। गाजियाबाद के श्रवण कुमार उर्मलिया की कहानी है। यदि मैं कहूँ कि यह इस अंक की एक उपलब्धि की तरह है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब बात करते हैं जो हमने बापू और वह शीर्षक से अशोक शर्मा की बात की थी। अशोक शर्मा आजकल जयपुर में रहते हैं, बहुत अच्छे नवगीत कवि हैं और आलोचनात्मक आलेख भी लिखते हैं। उनकी कविता कुछ अंश देखें। बापू और उसमें समता के माने, ढूंढने चला मैं यूं ही अनजाने, चरखा था कपास थी टूटी झुग्गी, धोती थी छोटी चीथड़ी तगी तगी, बापू की तरह मेहनत कश लेकिन सर में बाल थे भुर्रे मटैले, तन वैसा ही सूखा अस्थियों का ढांचा, बापू की तरह वह भी सांचा। पर झुकती कमर था यष्टि का सहारा, घुटनों पर हाथ रख वह उठता बेचारा, बापू की तरह उसका नहीं था कुटुंब, एक दो नहीं 6 उसके प्रतिबिंब, जिगर के टुकड़े उसके थे अपने, 4 बेटियों के सजा चुका सपने, भविष्य की कल्पना से खिलाता नाती, पपले शुष्क मुख पर खुशी चमक आती, मानो अलकापुरी हो गई हो उसकी कुछ भी न शेष,
यथेष्ट बचा बाकी। पोरों से गिनकर लगाता हिसाब, मानो जहाँ की सारी गणितों की किताब। सार रूप में उसको होवाती, फिर क्या था समग्र मात्रा निकल आती। मूल्यांकित धनराशि से वह खिल जाता, योजनाओं का सदा पर बजट गड़बड़ाता। संतोष की सांस ले फिर भी मुस्काता, किसी के अन्याय पर असहयोग न कर पाता। बापू की तरह चुपचाप सहता दुखों की ठोकरें, भगवान से न कहता, किसी की बुराई कभी नहीं कहता। सब पूर्व जन्म का ऋण आदमी है भरता। बापू की तरह उसने छोड़ा नहीं था नमक, पर कभी कभी उसको मयसर नहीं था नमक। हाट में अब उसका माल न बिक पाता, मिलों के माल से हम सारी न कर पाता। कला वीथिकाओं में बापू की तरह उसका श्रम कभी भी पाया न जगह। बापू का कौतुक और उसकी व्यवस्था क्या सम है, भला कौन जान सकता है। यह कविता कई जगह अपने गहरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें जो एक पंक्ति है, हाट में अब उसका माल न बिक पाता, मिलों के माल से हम सारी न कर पाता। हमारे देश का जो आम व्यक्ति है, आम हुनरबाज है, तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं जो बनाता था, जो कपड़े बुनता था, उसका माल बाजार में अब इसलिए नहीं बिक पाता क्योंकि बड़ी बड़ी मिलों से बहुत फाइन की हुई चीज़ें आ गई हैं। ऐसे में उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस आलेख की हमने बात की थी, क्या आपको ठंड ज़्यादा लगती है, इसमें बताया उन्होंने कि कई सारे कारण हैं। आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की कमियां, नींद पूरी न होना, ज़रूरत से ज़्यादा पतला होना, प्रेगनेंसी, जेंडर, डिहाइड्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे कारण बताए हैं रत्नेश त्रिपाठी ने। और अंत में इससे निपटने का उपाय भी बताया है कि हम कैसे रह सकते हैं। और सर्दियों में ताकत और पोषण के लिए पंजीरी बनाने की विधि ये बता रही हैं सत्यवती शुक्ला, जो भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं। और हमने जो रूपकुंड की ओर इस यात्रा की बात की थी, यह रूपकुंड देवभूमि उत्तराखंड में है। यहाँ तक जाने में कितनी मुश्किलें हैं, इन सब के साथ एक रोचक बात यह बताई गई कि यहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल पड़े हैं। वे कंकाल किसके हैं, इस बारे में एक जो कहानी प्रचलित है कि कन्नौज का एक राजा था, उसके पास बेटे नहीं थे, तो उसने बेटे की चाह में और कैलाश पर्वत की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन वह बहुत अयास किस्म का रास्ता था और साथ में एक सेना लेकर रूपकुंड के लिए चला। रास्ते में वह पात्रों को लेकर नचाता हुआ चला। पातर ये शब्द है, पातर मतलब उत्तर प्रदेश में से पतुरिया कहते हैं, यानी नाचने वाली स्त्रियां, उत्तराखंड में से पातर कहते हैं। तो उसे लेकर चला और रास्ते में वहाँ पर इसने खूब नाच कर आया। तो उससे भगवान शंकर और माँ पार्वती कुपित हो गई। अंत में वहाँ पर इतना पानी बरसा कि उसके सैनिकों ने राजा को बचाने के लिए उसको चारों ओर से ढक लिया। तो उस पानी की तीव्रता से उनको छेद हो गए और वो सैनिक तो मर गए, लेकिन राजा किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आया। तो ये जो नर कंकाल पड़े हैं उन्हीं के पड़े हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इन नर कंकालों को अलग अलग समय का होना बताया है। अच्छा, एक चीज़ और है, वहाँ पर एक कलुआ विनायक है और एक जगह है पातर नचनिया। पातर नचनिया वही स्थान है जहाँ पर राजा ने पतुरिया का नाच कराया था। और कलुआ विनायक एक भगवान गणेश का मंदिर है, वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है जो काली है, तो वो कलुआ विनायक के नाम से है। और एक रोचक और रोमांचक यात्रा का वर्णन है, इसे लिखा है बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से कौशल उप्रेती ने। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण आलेख है आहा जिंदगी शीर्षक से, इसे लिखा है जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश में है और इसकी लेखिका है निधि नित्या। शीर्षक है आहा जिंदगी। इसे एक खबर से शुरू करते हैं। ख्याति प्राप्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे उन दिनों जब कैंसर से जूझ रही थी, तब उन्होंने स्वस्थ सकारात्मक जीवन का अर्थ समझा और बेहद दर्दनाक कीमोथेरेपी के लिए अपने सिर का मुंडन करवाकर और लगातार ट्रीटमेंट करवाकर उन्होंने लिखा, मैं इन दिनों सच में बहुत खुश हूँ।
और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी रही हूँ। कैंसर का पता चलने के बाद अपने दोस्तों को वक्त देती हूँ और परिवार के साथ समय बिताती हूँ। मैं हर वह काम कर रही हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोस्तों को वक्त देना, परिवार के साथ समय बिताना और हर वह काम करना जिसमें खुशी मिलती है, उसके लिए क्या कैंसर का होना जरूरी है या कैंसर का लास्ट स्टेज में होना जरूरी है? जब हमें यह पता चल जाता है कि अब हमारी जिंदगी बस कुछ दिनों की है, तभी हम क्या इस तरह के अच्छे काम कर सकते हैं? तो निधि नित्या कहते हैं कि खुलकर जीने के लिए कैंसर की लास्ट स्टेज का इंतजार मत कीजिए, बल्कि जिंदगी को कैंसर बन जाने से बचा लीजिए। जिंदगी बहुत प्यारी सी है और आपकी ही है, इसे लाड़ कीजिए और जी भर कर बदमाशियां करने दीजिए। अनुभव कीजिए नए भावों का, नए लक्ष्य निर्धारित कीजिए और वो सब कर डालिए जो आपको खुशी देता हो। बेपरवाह जीवन का आनंद लीजिए, जहाँ खुश रहने का और खुद पर भरोसा कर पाने का हर नियम आपका हो। निधि नित्या बहुत बढ़िया लेख है, बहुत प्रेरित करता है और पठनीय भी है। अवश्य पढ़ना चाहिए इसे। आप लोग भी कल्प साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका को मंगाएं और ज़रूर पढ़ें। फैशन जगत में अंधी दौड़, इस पर बहुत सी बातें रीवा मध्य प्रदेश से रविंद्र कुमार पांडे करते हैं। फिर अभी अपने पंजीरी बनाने की एक विधि देखी थी। और हरे चने का निमोना, उत्तर प्रदेश में सर्दियों में खाई जाने वाली बहुत शानदार और टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी है ये। इसे दिल्ली की शैलजा त्रिपाठी बताती हैं। और शरीर के तापमान में जो गिरावट होती है, यह कितनी खतरनाक है। इससे हाइपोथर्मिया बढ़ जाता है। इसके रोकथाम के उपाय कारण संतोष गुप्ता बताते हैं रीवा मध्य प्रदेश से। और हमने आपसे चर्चा की थी ओम प्रकाश नौटियाल की एक कविता, जो सर्दी की कविता शीर्षक से है। सर्दी चढ़ी सोपान रात का बृहद बितान, कैसे गुजरेगी भिला कांप कांप यह रात, शीत थपेड़ों से हुई नाग पास सी रात, मिले नहीं समाधान। दिन तो कुछ सकुचा गया, दिन तो कुछ सकुचा गया, मंद हो गई धूप, कांति न पहले सी रही, मुरझाया है रूप, श्वेत का तनिक न भान, मिले नहीं समाधान, रात का बृहद बितान। बर्फ ओढ़नी से ढके पर्वत श्रृंग सफेद, पोथी खुली शाखों की वृक्ष बाँचते वेद, अति पावन अनुष्ठान। ये इस तरह के दोहों को दुमदार दोहे कहा जाता है। और ओम प्रकाश जी ने कुछ कुछ उसी तरह से लिखा है। एक दूसरा शानदार आलेख है भारत में समलैंगिक विवाह। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2023 तक विश्व के 33 देशों ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। और अभी अभी इसमें 2024 में एस्टोनिया भी नया देश बन गया है जिसने इसे मान्यता प्रदान की है। लेकिन हमारे देश भारत में अभी इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई। यद्यपि पहले इस तरह के रिश्ते अपराध की श्रेणी में आते थे, तो एक बदलाव तो यह हुआ है कि अब ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन इसे फिर भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही सामाजिक मान्यता प्राप्त है और न ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इस पर लिखा है डॉक्टर अखिल जैन, सागर मध्य प्रदेश से। बैकुंठपुर जिला कोरिया, यह छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ से पद्मनाभ गौतम की एक गजल, और गजल बहुत शानदार है। आप सुने, मैं सुनाता हूँ इसे। लम्हे भी यहाँ माहो साल बन गए हैं अब, लम्हे भी यहाँ माहो साल बन गए हैं अब, लो बुलबुले भी लाजवाल बन गए हैं अब। लाजवाल जो है, इसका अर्थ होता है अमर्त, यानी जो मर न सके, चिरजीवी, कुछ उस तरह की बात कह रहे हैं। बुलबुले जो बिल्कुल क्षणिक होते हैं, तुरंत मिट जाते हैं, वे भी लाजवाल बन गए, यानी अमर्त बन गए, अमर हो गए। लम्हे भी यहाँ माहुसाल बन गए हैं अब, लो बुलबुले भी लाजवाल बन गए हैं अब। शेरो सुखन है जब्त से घबराए से अक्सर,
कुछ लफ्ज़ असर कोतवाल बन गए हैं अब। चौराहे पे हर आदमी हर राह पे शक है, चौराहे पे हर आदमी हर राह पे शक है। ये डर ही ख्वाब ओ ख्याल बन गए हैं अब, ये डर ही ख्वाब ओ ख्याल बन गए हैं अब। ये पैर थे हल जोतते ऊसर सी जिंदगी। एक शब्द यहाँ ऊसर आया, ऊसर यानी बंजर जमीन, जहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता, कुछ उपज नहीं सकता है। तो ये पैर थे हल जोतते ऊसर सी जिंदगी, ये हाथ भी जैसे कुदाल बन गए हैं अब। नीलाम घर में आए हैं ये दर्द के गट्ठर, नीलाम घर में आए हैं ये दर्द के गट्ठर। कुछ लोग इनके भी दलाल बन गए हैं अब, कुछ लोग इनके भी दलाल बन गए हैं अब। अपनी ही कतरनों को ढूंढती है जिंदगी, अपनी ही कतरनों को ढूंढती है जिंदगी। हर आदमी में अंतराल बन गए हैं अब, हर आदमी में अंतराल बन गए हैं अब। रुकिए जरा सा पूछ के निकलें कि शहर में, रुकिए जरा सा पूछ के निकलें कि शहर में इंसान सभी हाल चाल बन गए हैं अब। ढूंढो कि इन्हीं राहों में है वापसी के मोड़, ढूंढो कि इन्हीं राहों में है वापसी के मोड़। एक तरफा जो ये बहरहाल बन गए हैं अब, एक तरफा जो ये बहरहाल बन गए हैं अब। ये है त्रैमासिक पत्रिका कल्प में प्रकाशित पद्मनाभ गौतम की गज़ल। और इसके बाद बोटोक्स चिकित्सा पर रश्मि शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, इनका एक आलेख है। और मधुर संगीत स्वास्थ्य और सौंदर्य का रामबाण, इसमें इसकी लेखिका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पूजा गुप्ता ने बताया है कि मधुर संगीत किस तरह हमारे मन को तन को स्वस्थ रख सकता है। इतना ही नहीं, पेड़ों तक को कैसे स्वस्थ रखता है। और जिस कविता की हमने पहले चर्चा की थी, विजयानंद विजय जो नालंदा बिहार से हैं, इनकी कविता का शीर्षक है सर्दी की धूप। मौसम ने रुख बदला धूप खिली गात खिले, मौसम ने रुख बदला धूप खिली गात खिले। सर्दी की ठिठुरन से त्राण मिली हृदय खिले। बचपन मदमस्त हुआ तरुणाई जाग उठी, बचपन मदमस्त हुआ तरुणाई जाग उठी। कण जागे तृण जागे जागी संपूर्ण धरा। सूरज की किरणों से सृष्टि प्राणवंत हुई है, जगत संचालित सूरज के स्नेह से। प्राण प्राण अनुप्राणित अपनों के नेह से। सूरज की आभासी प्रियतमा भी लगे अनूप। रोम रोम बस जाए प्रेम जैसे जाड़े की धूप। मौसम ने रुख बदला। तो सर्दी की धूप को देखकर बहुत सुंदर कविता। और आप देखेंगे कल्प पत्रिका एक पैकेज की तरह है, जिसमें यात्रा वृत्तांत भी है, दोहे भी हैं और दूसरे विधाओं दूसरे प्रारूप में भी कविताएं हैं। एक शानदार कहानी भी है जिसमें स्वास्थ्य को लेकर आलेख हैं और इसमें आध्यात्मिक अनुभव पर केंद्रित भी एक आलेख हमें दिखता है, जो इसका शीर्षक है सकल रूप एकात्म ही दर्शन अद्वैत ध्यान के अनुभव में। और इस पर कुछ बात करना उतना ठीक नहीं है क्योंकि यह विषय बहुत गूढ़ होता है। सुरेश ताराशत जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं, तो इसे आप पढ़ें। और अनिला द्विवेदी तिवारी की एक कविता, इसे आप देखिएगा। ये मौसम कुछ बेईमान है, धुंध छाया हुआ आसमान है। बयार रानी इतरा रही हैं, बयार रानी इतरा रही हैं। दे दे ठुमके लहरा रही हैं। सूरज दादा भी आजमा रहे हैं, बाहर निकलने में शर्मा रहे हैं। पानी छुए तो डंक मारता है, तन पे पड़े जो करंट मारता है। कोई तो बताए अब क्या करूं भाई, पानी छूं या घुस जाऊं रजाई। गजब की शीत लहराई है, सबके निकले कंबल और रजाई है। जिन कपड़ों को फेंका था कबाड़े में, अब वो प्यारे लग रहे हैं इस जाड़े में। ठंड और शीतल पे सब किनारे हैं, चाय और कहवे के बारे न्यारे हैं। लैया चिक्की गजक सब वितराए हैं, आम्रपना नींबू रस को मुंह चिढ़ाए हैं।
आइसक्रीम बेचारी चुपचाप सुन रही थी। चिक्की गजक से दोस्ती के सपने बुन रही थी। कोरोना ने पहले ही खलबली मचाई है, बची रस्म जो ठंडी ने खूब निभाई है। दोस्त सखा यार सब तरस रहे मुंह दिखाई को, और हम याद करते हैं अभी लिहाफ और रजाई को। तो अनिला द्विवेदी तिवारी की जो कविता है, यह मुझे बच्चों की कविता लग रही है, और बच्चों के हिसाब से बहुत शानदार कविता है। निश्चित रूप से बच्चों को इसे पढ़ाना चाहिए और सुनाना चाहिए। और बच्चों के लिए ठंड से बचने के उपाय और घरेलू नुस्खे अगले आलेख में इसमें दिए गए हैं। सुरेंद्र डोगरा जो धर्मशाला से हैं, उन्होंने लिखा है, मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव सभ्यता पर गहराता संकट। इस विषय पर बहुत सारे आंकड़ों के साथ सर्वेश सिंह जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उनका एक आलेख है। यह एक पठनीय ही नहीं है, यह आलेख विचारणीय भी है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि जो वन्य जीव हैं उन्हें वन में रहने दें, हम जंगलों पर कब्जा न करें। हम देखते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, मनुष्य की आबादी जंगलों को निकलती जा रही है। वन्य जीवों के लिए वन कम पड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे नगरों की ओर आते हैं, जहाँ मनुष्य की बस्तियाँ हैं वो उस ओर आते हैं, और यह संघर्ष बढ़ जाता है। तो और इस स्थिति का जवाबदेह जिम्मेदार मनुष्य ही है। तो मनुष्य को ही ऐसा कुछ करना होगा कि वह अपनी सीमाएं बना ले, अतिक्रमण न करे। अंत में है डॉक्टर मुकेश असीमित जो गंगापुर सिटी राजस्थान से हैं, उनकी कविता मैं नहीं, मैं नहीं, मैं मेरा अहम, क्या यह शरीर हूँ मैं? कदापि नहीं, एक उड़ा हुआ वहम शायद। यह काया मांसपेशियों का जाल, ना मेरा आधार, ना मेरी पहचान का उपहार। बस कंचन सा छलावा जिसमें आत्मा बांसुरी की तान सा बजता कोई स्वर। रिश्तों की गहराई में क्या कभी मिला कोई ठहराव? हर धड़कन में कहीं धुंध सी गलफहमी जलाए बैठी आव। हाथ पकड़ते ही छूट जाती है जैसे, हर स्पर्श के भीतर शून्य से कोई ध्वनि टकराती है जैसे। और यह है उनकी कविता का एक अंश है, पढ़ना चाहिए। तो इस तरह काफ़ी संक्षिप्त में हमने चर्चा की अंशु तिवारी के द्वारा संपादित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कल्प के प्रवेशांक पर। और यह प्रवेशांक कल्प का यह उम्मीद बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि भविष्य में इसके और अच्छे अंक आएंगे, लगातार इसमें सुधार होगा। नवगीत धारा चैनल की और राजा अवस्थी की यानी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अंशु तिवारी जी को, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी। हम निश्चित रूप से हमें और इस पत्रिका के पाठकों को अगले अंकों की प्रतीक्षा रहेगी। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक लग रहा हो तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की सामग्री चाहते हैं। साहित्य की किस विधा पर, किस कवि पर, किस कहानीकार अथवा उपन्यासकार पर कोई वीडियो चाहते हैं। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आप तक वह चीज़ पहुंचाएं। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।